संसद का माहौल गंभीर था। सबको लगा कि आज का दिन सामान्य होगा, लेकिन तभी खड़े हुए चंद्रशेखर रावण। उनकी आवाज गूंजी तो सन्नाटा छा गया। सीधे सभापति को संबोधित करते हुए बोले, आज सवाल मैं पूछूंगा और जवाब देना होगा। उनके सवाल केवल सत्ता से नहीं, पूरे तंत्र से थे। हर सवाल ने मानो संसद के दिल को झकझोरा। विपक्ष तालियां बजा रहा था, सत्ता पक्ष असहज। पूरा देश टीवी पर देख रहा था। ये सवाल हैं असली जनता के। मेरे प्यारे भीम सैनिकों, अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय भीम जरूर लिखें। और हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अपने उस प्यारे से जिले और राज्य का नाम जरूर लिखें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जगाई गई चेतना कहां तक पहुंच पा रही। दर्शकों, चंद्रशेखर रावण खड़े होकर गूंजती आवाज में कहते हैं, सभापति महोदय, मैं आज कोई भाषण नहीं दूंगा। भाषण बहुत हो चुके। मैं केवल सवाल पूछूंगा। सवाल वो जिनसे जनता रोज जूझ रही है। सवाल जिनका जवाब इस संसद को देना ही होगा। सभापति गंभीर स्वर में बोले, चंद्रशेखर, आपको पूरी अनुमति है, आप प्रश्न रख सकते हैं। फिर आजाद रावण बोले, तो पहला सवाल यह है कि शिक्षा को इस देश में इतना महंगा क्यों बना दिया गया? गरीब बच्चे, दलित बच्चे, आदिवासी बच्चे, उनके लिए अच्छे स्कूल, अच्छी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? क्यों उनकी जिंदगी का सपना फीस की पर्ची देखकर टूट जाता है? क्या संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार नहीं दिया था? क्या यह संसद इस पर चुप बैठेगी? संसद में हलचल, सत्ता पक्ष की ओर से कुछ शोरगुल, विपक्ष की बेंच से तालियां की आवाजें आने लगी। फिर आजाद रावण आगे झुककर बोलते हैं, सभापति महोदय, ये सवाल सिर्फ दलित का नहीं है, ये सवाल हर किसान का है, हर मजदूर का है। जब एक पिता अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जमीन बेच देता है और फिर भी बच्चा कॉलेज में दाखिला नहीं पाता, तो उस पिता के सपनों की लाश कौन उठाता है? फिर सभापति ने कहा, आप अगला प्रश्न रखें। फिर चंद्रशेखर रावण अगला सवाल कहते हैं, स्वास्थ्य के बारे में। कहते हैं, संसद की इस इमारत में बैठे हर नेता को सबसे अच्छे अस्पताल, सबसे अच्छे डॉक्टर मिलते हैं, लेकिन गांव का मजदूर जब बीमार पड़ता है तो उसे अस्पताल तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। और जब वह पहुंचता है तो कहा जाता है, दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या जनता के बच्चे और बूढ़े मरने के लिए पैदा हुए हैं? हॉल में अचानक खामोशी। कुछ सांसद सिर झुकाए सुनते हुए बैठे रहे। फिर चंद्रशेखर रावण का स्वर और तीखा होता है, अगर यह लोकतंत्र है तो फिर स्वास्थ्य और शिक्षा क्यों बिकाऊ माल की तरह हो गए हैं? क्यों सरकारी अस्पताल बदहाल हैं और प्राइवेट अस्पताल सोने की खान बने बैठे हैं? कौन इनको अनुमति देता है? कौन इनसे करोड़ों का खेल करवाता है? सभापति थोड़ा असहज होकर कहते हैं, सदस्य महोदय, चंद्रशेखर रावण, कृपया भाषा पर संयम रखें। लेकिन चंद्रशेखर यही नहीं रुके। सभापति जी, भाषा पर संयम रखना आसान है, लेकिन जब जनता की सांस टूट रही हो, जब बच्चे स्कूल छोड़ रहे हों, तो चुप रहना कठिन है। विपक्ष से जोरदार तालियां, सत्ता पक्ष से बैठ जाइए की आवाजें आने लगी। फिर चंद्रशेखर रावण अपनी नजरें सीधे सत्ता पक्ष पर डालते हैं। मेरे सवाल सरकार से हैं। आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, लेकिन क्या आपने कभी दलित बस्तियों में जाकर देखा कि वहां अब भी नालियां भरी पड़ी हैं? क्या आपने कभी आदिवासी गांव में जाकर देखा कि वहां अब भी लोग मिट्टी का पानी पी रहे हैं? अगर ये सवाल संसद में नहीं पूछे जाएंगे तो फिर कहां पूछे जाएंगे? सभापति फिर कहते हैं, आप अगले प्रश्न पर आए। चंद्रशेखर रावण फिर कहते हैं, तो मेरा अगला सवाल रोजगार का है। करोड़ों नौजवान इस देश में बेरोजगार घूम रहे हैं। डिग्री हाथ में है लेकिन नौकरी नहीं। भर्तियां सालों साल लटकी रहती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। क्या यही व्यवस्था है? क्या यही सपनों का भारत है? नौजवान सड़क पर आकर पूछता है, हमें कब मिलेगा रोजगार? और सरकार कहती है, स्टार्टअप शुरू करो। लेकिन पेट में जब भूख हो तब स्टार्टअप का सपना नहीं, रोटी चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट, सत्ता पक्ष से नारेबाजी शुरू कर दी। रावण ऊंची आवाजों में बोले, सभापति महोदय, मेरे सवाल खत्म नहीं होंगे क्योंकि जनता की तकलीफें खत्म नहीं हुई। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जब किसान आत्महत्या करता है तो यह संसद कितने मिनट चुप रह जाती है? 5 मिनट, 10 मिनट, और उसके बाद फिर सब कुछ सामान्य क्यों हो जाता है? क्या उस किसान की जिंदगी 5 मिनट से भी सस्ती है? सभापति गंभीर होकर बोले, चंद्रशेखर, आप अपना प्रश्न संक्षेप में रखें। फिर चंद्रशेखर रावण बोले, संक्षेप में कहूं तो सवाल एक ही है, क्या यह संसद सिर्फ पूंजीपतियों की है या आम जनता की भी? क्या कानून सिर्फ उद्योगपतियों के लिए बनते हैं या उस मजदूर के लिए भी जो सुबह 4 बजे उठकर ईंट ढोता है? संसद में भारी शोर। विपक्ष की ओर से बहुत सही कहा की आवाजें आने लगी।
फिर चंद्रशेखर रावण अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। मैं दलितों के सवाल भी पूछना चाहता हूँ। आज भी जब दलित बच्चा गांव के कुएं से पानी भरने जाता है तो उसे रोका जाता है। आज भी जब दलित लड़की स्कूल जाती है तो उसके साथ भेदभाव होता है। क्या संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार नहीं दिया था? तो फिर यह भेदभाव किसकी देन है और इस भेदभाव पर संसद क्यों चुप है? सभापति जी फिर बोले, आपके प्रश्न संसद की कार्यवाही में दर्ज होंगे। रावण मुस्कुराकर और बोले, दर्ज होना ही काफी नहीं है महोदय, इनका हल चाहिए। जनता ने हमें यहां दर्ज कराने के लिए नहीं, हल निकालने के लिए भेजा है। फिर चंद्रशेखर रावण कहते हैं, सभापति महोदय, आज मैं इस सदन से सीधा सवाल पूछ रहा हूं किसान की हालत पर। हम सब जानते हैं कि यह देश किसानों का देश है। अनाज वही उगाता है, लेकिन फायदा किसे मिलता है? बड़े व्यापारी, बिचौलिए और उद्योगपति। किसान अपनी फसल उन्हें पौने दाम पर बेचने को मजबूर है और शहर में वही अनाज 5 गुना कीमत पर बिकता है। यह अन्याय कब तक चलेगा? सत्ता पक्ष की बेंच से शोर आना लगा, बैठ जाइए, यह सब नाटक है। रावण तेज स्वर में जवाब देने लगे, अगर नाटक है तो यह संसद का नाटक नहीं, किसानों की रोजमर्रा की जिंदगी है। सभापति जी, किसान आत्महत्या करता है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया जाता है, लेकिन क्या उसकी जिंदगी की कीमत सिर्फ 2 लाख है? क्या संसद में बैठे हम सब मिलकर तय करेंगे कि किसान की जान इतनी सस्ती है? फिर चंद्रशेखर रावण सत्ता पक्ष की ओर देखते हुए बोलते हैं, सभापति जी, आप कहते हैं डिजिटल इंडिया, लेकिन गांव का किसान इंटरनेट नहीं, पानी चाहता है। आप कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, लेकिन किसान को कर्ज चाहिए ताकि वह बीज खरीद सके। सवाल यह है कि इस देश का पेट भरने वाले को ही पेट भरने की गारंटी क्यों नहीं? सभापति शांति का संकेत देते हुए चंद्रशेखर से कहते हैं, कृपया प्रश्न रखें। फिर चंद्रशेखर कहते हैं, तो मेरा सवाल यह है कि क्या संसद इस पर सहमत होगी कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कानूनी गारंटी के रूप में दिया जाए? क्या यह संसद किसानों को भरोसा दिला सकती है कि उनका खून पसीना बेकार नहीं जाएगा? हॉल में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा, फिर विपक्ष से समर्थन की आवाजें उठती हैं, लेकिन चंद्रशेखर रावण अपना स्वर और ऊंचा करते हुए कहते हैं, सभापति जी, अगला सवाल महिलाओं की सुरक्षा पर है। हर साल हजारों मामले बलात्कार और उत्पीड़न के आते हैं। अदालतें सालों तक फैसले नहीं दे पाती। महिलाएं न्याय के लिए दर दर भटकती हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस देश की बेटियां इसी डर के साथ जीने के लिए पैदा हुई हैं? जब संसद में बैठे नेताओं पर ही आरोप लग जाते हैं और वे खुलेआम घूमते हैं, तो जनता किससे उम्मीद करे? सत्ता पक्ष से आवाजें आने लगी, यह अपमानजनक है। चंद्रशेखर रावण सीधा पलटवार करते हुए कहते हैं, अपमानजनक क्या है? यह कहना कि बेटियां सुरक्षित नहीं, या यह हकीकत कि बेटियां सुरक्षित नहीं? सभापति जी, संसद अगर सच्चाई सुनने से डरती है तो इसका मतलब है कि संसद जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। विपक्ष से जबरदस्त तालियां, सत्ता पक्ष बेंचों पर खुसुर पुसुर होने लगी। चंद्रशेखर रावण धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहते हैं, एक और सवाल लोकतंत्र की संस्थाओं पर। क्या आज न्यायपालिका, चुनाव आयोग, जांच एजेंसियां पूरी तरह स्वतंत्र हैं, या फिर वे सरकार के दबाव में काम कर रही हैं? सभापति कठोरता से कहते हैं, सदस्य महोदय, कृपया आरोप लगाने से बचें, अपनी सीमाएं याद रखें। लेकिन रावण यही नहीं रुके और कहते हैं, मैं आरोप नहीं, सवाल कर रहा हूं, और सवाल जनता की तरफ से है। अगर संसद में भी सवाल उठाना गुनाह है तो बताइए, क्या यह लोकतंत्र है या तानाशाही? सवाल पूछना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। डर मत हो, आवाज बुलंद करो। जब जनता बोलती है तो संसद को सुनना ही पड़ता है। तुम्हारा हक तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम सवाल करोगे। चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है और साहस सबसे बड़ी पूजा। अगर इस आवाज से तुम्हें प्रेरणा मिली है तो इसे औरों तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वीडियो को लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह तुम्हारी ही आवाज है।